हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिनेश दादीज, टीम केमिस्ट्री सीएलसी जो कि हमेशा अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है। अपने 30 वर्ष से लगातार आपको नवाचार प्रोवाइड कर रहा है, नवाचार दे रहा है आपके सिलेक्शन में और आपकी रैंक इंप्रूव करने में आपकी हमेशा हेल्प करता रहा है। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे बिफोर कोरोना हो, चाहे कोरोना के बाद में हो, आप लोगों के लिए सीएलसी हमेशा तत्पर रहता है। तो इसी नवाचारों में सीएलसी आपको जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रहा है। इसमें सीएलसी का एक मार्गदर्शन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप इन पीवाईक्यू को सोल्व करते हैं तो आने वाले क्वेश्चंस देखा जा रहा है, चाहे जेई मेन हो चाहे नीट हो, इन पीवाईक्यू के आसपास ही आ रहे हैं। तो वो आपका सिलेक्शन श्योर करने में और रैंक को इंप्रूव करने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सेक्शन फर्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन फर्स्ट में सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चंस। एबीसीडी ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन सेक्शन फर्स्ट में है। तो चेक करते हैं सेक्शन फर्स्ट में। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन। हमें 4 ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन गिवन है और हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 Z² अपॉन m² होती है। फर्स्ट ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 13.6 इंटू जेड। कितने का है? हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ओके, सेकेंड ऑप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 कौन सी होगी? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस आइन। He प्लस आइन मतलब 2 का स्क्वायर और फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 13.6 मल्टीप्लाई बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आइन, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब हो गया 13.6 इंटू He प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन चेक करें तो कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2, Li प्लस 2 तो कितना का हो गया? 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया? 13.6 इंटू 9/4, 9/4। तो सबसे ज्यादा कौन सा आ जाएगा? ये अपने पास 4 आ गया। ये 4 नहीं होगा, 2 के आसपास होगा। तो अपने पास कौन से की करेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगी? इस वाले ऑप्शन में इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। इन मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड, डी स्टूडेंट्स, कोई मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड गिवन है MXY2O4। M एंड Y आर द मेटल। यहां ये M और Y दोनों मेटल है। M is present in both +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। M +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है, and Y in the +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। If the fraction of M+2 ion present in the M is 1/3, the value of X। Dear students, यहां चार्ज न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। कोई भी सॉलिड होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल होगा। टोटल चार्ज कितना होगा? 0 होगा। तो हमारे पास जो ऑक्साइड है वो MXY2 और क्या हो गया? O4 हो गया। ये एक ऑक्साइड है। तो हमारे पास M है, इसका कौन सा M+2 के रूप में? टोटल S में से M+2 का 1/3 हो गया। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा? अपने पास X/3 हो जाएगा। और M+3 कितना हो जाएगा? M+3 है वो हो जाएगा अपने पास 2X/3 हो जाएगा। ये 2X/3 हो जाएगा। बस चार्ज न्यूट्रलाइजेशन लगा लेते हैं। चार्ज न्यूट्रलाइजेशन लगा लेते हैं तो इस पे अपने पास M+2 कितना हुआ? X/3 इंटू 2 चार्ज हो गया
प्लस 2x/3 इंटू 3 चार्ज हो गया, प्लस अपने पास कितना है, ये 2 है, 2 इंटू 3 हो गया। ऑक्सीजन पे कितना हुआ मान माइनस का, माइनस चार्ज होगा, -2 इंटू 4 हो जाएगा। ये इनका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहां से x को सोल्व कर रहे हैं तो x कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, डी वाला ऑप्शन अपने पास क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 3 क्वेश्चंस है, उनमें से 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस है। 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। चेक करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय O2। हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोकेमिकली O2 से ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। एनर्जी वन ऑफ द प्रोसेस इज जनरेटेड फ्रॉम द 3 इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है और N2 रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन किस में जा रहा है, N2 में जा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं, OH माइनस आयन रिएक्ट विथ N2H4 एट द एनोड फॉर्म N2 एंड वाटर रिलीज फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन एनोड पे हो रही है, जो रिएक्शन एनोड पे हो रही है वो हम चेक कर लेते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे अपने पास ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे हाइड्रोजन है N2H4 किसमें जा रहा है, N2 में जा रहा है। क्या इसे इलेक्ट्रोकेमिकली हम बैलेंस कर सकते हैं क्या, N2H4, ठीक है। N2H4 ये हो रहा है। टोटल रिएक्शन अपने पास क्या हो रही थी, टोटल रिएक्शन अपने पास N2H4 है, वो O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, N2 बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है, प्लस H2 बना रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमें एनोड वाली रिएक्शंस की बात करनी है। एनोड पे हाइड्रोजन है वो N2 में जा रहा है, तो एनोड पे हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या, आयन एक्सचेंज मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। ये N2H4 है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, N2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब सबसे पहले हीट्रो एटम को बैलेंस करते हैं, उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो 4H+ लगा दें। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन खुद क्या होता है, बेस होता है, तो बेसिक मीडियम्स में बैलेंस करें तो इधर हम क्या जोड़ सकते हैं, 4OH- और इधर भी क्या जोड़ दें, 4OH- आयन को ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों में से ये अपने पास H2 हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 4H2। तो हम लोग बात करते हैं N2H4 प्लस 4OH- आयन इक्वल टू N2 प्लस 4H2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, उधर माइनस के 4 है तो इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब जो अपने पास एनोड पे स्टेटमेंट बोल रहा है उसको चेक करें। स्टेटमेंट एनोड पे बोल रहा है उसको चेक करते हैं। OH- आयन रिएक्ट विथ N2H4, देखो OH- आयन रिएक्ट विथ N2H4 at the anode form N2 gas, form N2 gas, okay, form N2 gas and water, बिल्कुल सही बात है, N2 गैस भी बना रहा है और वाटर भी बना रहा है। रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन टू द एनोड, बिल्कुल सही बात है, 4 इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज कर रहा है। तो अपने पास कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला स्टेटमेंट सही हो गया। एट कैथोड N2H4 ब्रेक टू N2, नहीं, ये रिएक्शन किस पे हुई है, एनोड पे हुई है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एट कैथोड मोलिकुलर ऑक्सीजन गेट कन्वर्ट इनटू द OH-। तो डियर स्टूडेंट्स, एनोड की बात कर चुके हैं, अब कैथोड पे क्या हुआ है उसकी बात करते हैं। तो कैथोड पे अपने पास क्या हुआ था, देखना, कैथोड पे अपने पास जो O2 है वो किस में जा रहा है, O2 OH- में जा रहा है, बेसिक मीडियम हो रहा है तो O2 OH- आयन में जा रहा है। बस इसको बैलेंस कर लीजिएगा। O2 OH- में जा रहा है, ये लो O2 है वो OH- में जा रहा है, तो क्या लिख सकता हूं स्टार्टिंग में, 2OH-, 2
OH माइनस इस साइड लिख सकता हूं। अब जिस साइड 2OH माइनस, तो इधर क्या लिख सकता हूं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। क्या लिख सकता हूं, 2H प्लस लिख सकता हूं, 2H प्लस। जिस साइड जितने H प्लस जोड़े उतने OH माइनस, 2OH माइनस। और इधर भी क्या लिख दूं, 2OH माइनस। ठीक है, दोनों को H2 बना दीजिए। ये कितना हो गया, 4 2H2 O2 प्लस 2H2 इक्वल टू 4OH माइनस, 4OH माइनस। इधर कितने लिख दूं, 4 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा स्टेटमेंट को चेक कीजिएगा। एट कैथोड मोलिकुलर ऑक्सीजन गेट कन्वर्ट इनटू द OH माइनस, बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने पास OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो सी ऑप्शन अपने पास क्या हो गया, सही हो गया। ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन आर मेजर बाय प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, नो, कोई ऑक्साइड आयन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए और सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेक्शन 6 क्वेश्चन है और क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है। फॉर ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम चारकोल, जो चारकोल है उस पे क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड की एक मोनोलेयर बन रही है। ये चारकोल है, इस चारकोल पे एसिटिक एसिड की एक मोनोलेयर बन रही है। 100 ml 0.5 m एसिटिक एसिड वाज यूज्ड, कितना एसिटिक एसिड यूज किया है, 100 ml 0.5 m। सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएब्जॉर्ब्ड, टू न्यूट्रलाइज द unabsorbed react with the 40 ml 1 m NaOH required. If each molecule acetic acid occupy P into 10 to power minus 23 surface area on the charcoal. Find out the value of P. Value of P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अपने पास लिखा है स्टार्टिंग में अपने पास इनिशियल मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितने होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल मोल ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड के चेक कर सकते हैं, कितने हो जाएंगे, मोल इज इक्वल टू MV हो जाएंगे। M कितना दे रखा है, 0.5, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100, अपॉन कितना हो गया, 1000, ये अपॉन 1000। तो अपने पास ये आ गया 5 इंटू 10 टू पावर -2 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग जो ऐसे, अब ये तो स्टार्टिंग में मोल थे, कुछ एसिटिक एसिड के मोल ऐसे हो गए जो एब्जॉर्ब नहीं है। जो एब्जॉर्ब नहीं है वो किसके इक्वल रिएक्ट करे, NaOH के साथ। एसिटिक एसिड और NaOH रिएक्ट करेंगे, ये CH3COH और NaOH से इसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो जितने मोल एसिटिक एसिड के रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल किसके होंगे, NaOH के होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं अनएब्जॉर्ब्ड CH3COH, अनएब्जॉर्ब्ड मोल ऑफ CH3COH, अनएब्जॉर्ब्ड मोल ऑफ CH3 इक्वल टू इसके बराबर होंगे, MV के इक्वल होंगे। M कितना दे रखा है, 1 m 40 ml, तो कितना हो गया 1 m 40 ml, 40 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये अपने पास कितना हो गया, अपने पास 5 इंटू 10 टू पावर -2 हो गया। ठीक है, 10 टू पावर -2 एब्जॉर्ब्ड मोल ऑफ COH, अनएब्जॉर्ब्ड मोल ऑफ दिस। ठीक है, ये हो गया अपने पास 4 इंटू 10 टू पावर -2, 4 इंटू 10 टू पावर -2। अब अपने पास ये देखना है एब्जॉर्ब्ड मोल ऑफ CH3COH कितना हो गया, एब्जॉर्ब्ड मोल ऑफ CH3COH। स्टार्टिंग में कितना था अपने पास, स्टार्टिंग में था अपने पास 5 इंटू 10 टू पावर -2, 5 इंटू 10 टू पावर -2 माइनस 4 इंटू 10 टू पावर -2, तो कितना हो गया 4 - 1 1, 10 टू पावर -2 मोल हो गया, 2 मोल अपने पास हो गया। सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस एरिया occupied by one molecules of CH3COH,
टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया में से मॉलिक्यूल्स की संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल 1.5 इंटू 10 टू पावर 2, ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 2। और ये अपने पास मॉलिक्यूल कितने हो गए, मॉलिक्यूल हो गए 10 टू पावर -2 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 23, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर की अपने पास वैल्यू दे रखी है। तो यहां से इसे सोल्व किया तो ये कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 2500 इंटू 10 टू पावर -23। तो अपने पास कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2500 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अपने पास हो जाएगा 2500 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट 9 नंबर, वेसल 1 कंटेन W2 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X डिसॉल्विंग W1 ग्राम ऑफ वाटर। कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को W1 ग्राम वाटर में ऐड कर रहा है और वेसल 2 कंटेन W2 ग्राम ऑफ another non-volatile solute Y dissolving W1 gram of water. Both the vessels are at the same temperature and pressure. The molar mass of X is 80% the Y. The want of factor X is 1.2 then the Y. Their respectively concentration. The elevation in boiling point for the solution in vessel first is this percent of the solution in vessel सेकेंड। वेसल फर्स्ट और वेसल सेकेंड में जो सॉल्यूशन है उनके रिलेटेड बात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन से रिलेटेड बात है और आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कितना होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आई इंटू मोलैलिटी। आप इस मोलैलिटी को इस टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आई इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये मोलैलिटी से रिलेटेड हमने बात कर ली। अब हमें एक बार वेसल फर्स्ट के लिए और एक बार वेसल सेकंड के लिए बात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले यहां वेसल 1 के लिए बात करते हैं। तो वेसल 1 के लिए क्या हो जाएगा, वेसल 1 के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी 1, यहां हम बोल सकते हैं वेसल 1 वाले को डेल्टा टीबी 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एलिवेशन कांस्टेंट केबी ले लेते हैं तो ये अपने पास केबी हो गया। कितने ग्राम में कितने ग्राम, वेसल 1 कंटेन W2 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल। तो कितना लिख दूं, आई एक्स लिख देता हूं, यहां पे आई की वैल्यू कितना लिख देता हूं, आई एक्स लिख देता हूं। कितने ग्राम को डिसॉल्व किया है, W2 ग्राम को डिसॉल्व किया है। और ये कितना लिख देता हूं, वेसल 1 में M, वेसल 1 कंटेन W2 ग्राम, X लिखा है तो ये अपन ने M X लिख दिया। और कितना वाटर है, W1 ग्राम ऑफ वाटर इंटू W1 इंटू 1000। ये अपने पास वेसल 1 के लिए आ गया। ठीक सेम अपन वेसल सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। वेसल सेकंड के लिए, वेसल सेकंड के लिए डेल्टा TB2 इज इक्वल टू वही केबी आ जाएगा, वही अपने पास केबी हो जाएगा। वॉन्टो फैक्टर आई वाई हो जाएगा। कितने ग्राम को ऐड किया है उसी तरह से अपन देखते हैं कितने ग्राम को ऐड किया है। अब कितने ग्राम को ऐड किया है, वेसल कंटेंट W2, वही W2 पहले और ये W2 ग्राम ऐड किया है। ये मोलर मास कितना हो गया, M Y हो गया, ठीक है। और ये कितने ग्राम में ऐड किया अपने पास, W1 इंटू 1000। बस ये अपने पास जो इंफॉर्मेशन दी है उनको कलेक्ट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, TB1 और TB2 का रेशियो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो अपने पास हो गया डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2, इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया IX अपॉन IY
इंटू एम वाई अपॉन एम एक्स, ठीक है, एम वाई अपॉन एम एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 अपने पास आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में लिखा है। ये कितना दे रखा है 1 पॉइंट, आई वक्स और आई वक का रेशियो कितना दे रखा है 1.2, और ये इसका कितना दे रखा है 100 अपॉन 80 दे रखा है। तो अपने पास कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा, 150% हायर हो जाएगा फर्स्ट वाले से। तो ऑप्शन कितना हो गया अपने पास 150% हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। A sample initially contained uranium-238 isotope of the uranium, which time after this uranium-38 radioactivity decay into the Pb206, while the rest of its remain undisintegrated. When the age of the sample is P into 10 to power 8 year, the ratio of mass of Pb260 and 238 in the sample is found to be 7. The value of P रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है जिसे हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 है। ये यूरेनियम 238 किस में जा रहा है अपने पास Pb206 में जा रहा है, Pb206 में जा रहा है। अपने पास स्टार्टिंग में ये कितना था ए नोट रहा होगा, ये 0 रहा होगा, ये कितना हो गया ए नोट माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। वही अपने पास फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ए नोट कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, ए नोट हो गया अपने पास इनिशियल मोल ऑफ यूरेनियम 38, इनिशियल मोल ऑफ यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 ये अपने पास हो गया। 80 क्या हो गया फाइनल मोल ऑफ यूरेनियम 238 एट टी टाइम ये अपने पास हो गया। तो अपने पास ए नोट अपॉन 80 का रेशियो कितना आ रहा है, ए नोट अपॉन 80, ये अपने को रेशियो कैलकुलेट करना है। ए नोट तो अपने पास कितना हो गया 1 अपॉन 238 प्लस 7 अपॉन 238 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 238। यूरेनियम का रेशियो आ जाएगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो अपने पास ये रेशियो आता है 9.1। बस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लगाओ, KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन ए नोट अपॉन 80, ए नोट अपॉन 80। के की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, हाफ लाइफ गिवन है क्या देखना, हाफ लाइफ अपने पास गिवन है यूरेनियम 230 4.5 इंटू 10 टू पावर 9 ईयर। तो अपने पास कितना हो जाएगा 0.693 इंटू के की वैल्यू आ जाएगी कितना टी हाफ कितना दे रखा है 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 9 दे रखी है, इंटू कितना हो जाएगा टी इक्वल टू 2.303 लोग, ये रेशियो कितना हो गया 9.1। यहां से टी को लगभग सोल्व करते हैं तो ये आता है 142.7 इंटू 10 टू पावर 8 ईयर। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 143 के आसपास आ जाएगा 143। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 143 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट ये जेई में बोनस किया गया था क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जेई में इंक्लूड नहीं है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सीएलसी की यूट्यूब चैनल पे। जेई एडवांस 2024 के सेकंड पेपर में जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम यहाँ वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पेपर का लेवल फर्स्ट पेपर के लेवल से थोड़ा सा कम ही मानेंगे क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन हमारे पास फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट में आपको बोला है कि सिंगल चॉइस आंसर आने वाला है, ओनली वन ऑफ दीज फोर ऑप्शन इज आर करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट क्यों, एक रिएक्शन का सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है। पहले हमें पूछा है कि एल ग्लूकोज की रिएक्शन करवाइए HI के साथ हीट से, तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी की ही है। ठीक है, एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CHO CH2OH OHH OH OHH
OH और H, ये स्ट्रक्चर हो गई एल ग्लूकोज की। इसकी रिएक्शन करवाई है HI के साथ, इसको लॉन्ग हीट किया है। तो हमें पता है HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन में। तो यहां पे आपके पास बनेगा ये वाला कंपाउंड CH3 CH2 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 और ये CH3 और ये बन जाएगा N-हेक्सेन। फिर इसकी रिएक्शन करवाई है Cr2O3 और 773 केल्विन पे। तो ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है ना, ये भी एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है। और ये साइक्लाइजेशन होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा और यहां पे बनेगा आपके पास बेंजीन इस रिएजेंट से। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो P बना है। फिर आपको दिया है Cl2 और एक्सेस में दिया है, एक्सेस में इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो यहां होगा फ्री रेडिकल एडिशन और फाइनली कंपाउंड बनता है ये वाला जिसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इस कंपाउंड का नाम है और इसी को हम गेमेक्सेन भी बोलते हैं। इसी कंपाउंड का नाम गेमेक्सेन भी है। तो इससे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर जो आ जाएगा इसका वो डी जाएगा। और इस क्वेश्चन में जितनी भी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है वो सभी रिएक्शन एनसीईआरटी की रिएक्शन है, सभी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉल्यूशन दिया मैंने, HI के साथ हीट किया, N-हेक्सेन बना। फिर Cr2O3 के साथ आपने हीट किया, इस प्रेशर पे एरोमेटाइजेशन हुआ, बेंजीन रिंग बना। Cl2 एक्सेस से यहां मैंने बोला कि क्या हुआ, फ्री रेडिकल एडिशन हुआ और बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ऐसा ऑप्शन है डी, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन सेकंड की बात करते हैं। यहां ईच हैज 4 ऑप्शन A B C D, वन और मोर देन वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज आर करेक्ट, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द ऑप्शन विथ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट, इस कंपाउंड को हमें कन्वर्ट करना है, P को कन्वर्ट करना है Q में, और उसके लिए अप्रोप्रिएट हमें रिएजेंट यहां से चूज करने हैं। देखो डेफिनेटली लिनलार कैटलिस्ट लूंगा तो इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस कर सकता है, तो लिनलार कैटलिस्ट हम ले सकते हैं। फिर SnCl2HCl, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि साइनाइड की रिएक्शन जब SnCl2 प्लस HCl से करवाते हैं तो पहले इमाइन बनता है, फिर इस इमाइन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं तब जाके हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो SnCl2 प्लस HCl में तो केवल इमाइन ही बनेगा। इसका फेमस नाम भी है स्टेफन रिडक्शन, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन नाम है इसका। बट स्टेफन रिडक्शन में साइनाइड कंप्लीटली कन्वर्ट होना चाहिए एल्डिहाइड में, यहां ऐसा लिनलार कैटलिस्ट से डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। फिर SnCl2 प्लस HCl दिया तो ये साइनाइड जो है वो इमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इमाइन में कन्वर्ट होने के बाद NaBH4 अगर डाला तो NaBH4 CH डबल बॉन्ड इमाइन को NaBH4 रिड्यूस करता है CH2NH2 में, तो ये तो नहीं बनेगा, एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इमाइन बनने के बाद हाइड्रोलाइसिस डालना जरूरी था, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड की बात करें तो यहां पे आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया, लिनलार कैटलिस्ट डाला और उसके बाद आपने H3O प्लस डाल दिया। तो H3O प्लस डालोगे तो क्या होगा, H3O प्लस डालोगे तो इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, मतलब यहां भी यहां OH जनरेट हो जाएगा, इधर H और इधर OH और इधर COH। फिर SnCl2 डाला तो SnCl2 में वापस ये इमाइन में ही रह गया और NaBH4 से वापस किस में आ गया, ये एमाइन में आ गया। तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ना तो A आएगा ना B आएगा। C की बात करते हैं, NaBH4 सबसे पहले क्या डाला, NaBH4। NaBH4 क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कार्बोनिल ग्रुप को OH में। ठीक है, SnCl2HCl और हाइड्रोलाइसिस ये साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और दोनों एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करके ये बना देगा। तो ये ऑप्शन सही है। डी पे चलते हैं, लिनलार कैटलिस्ट डाला, ठीक है, डबल बॉन्ड को ये लिनलार कैटलिस्ट हो गया, डबल बॉन्ड को रिड्यूस, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा डबल बॉन्ड में, NaBH4 CO को OH में, SnCl2 और हाइड्रोलाइसिस, SnCl2 इसको इमाइन में लेके आएगा
और हाइड्रोलाइसिस में एस्टर का और साइनाइड इमाइन का दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो डी बी ऑप्शन सही है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी और डी। क्लियर? ऊपर वाले दो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे उसका रीजन मैंने समझा दिया, बाकी नीचे वाले सी और डी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन थर्ड, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्वेश्चन है इसमें। और इस क्वेश्चन में देखो आपको ये दिया हुआ है, फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वन स्ट्रैंडेड इज गिवन बिलो। आपको डीएनए का डबल स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड दिया हुआ है और बोला है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू टू सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, और आपको दिया हुआ है एवरेज एनर्जी पर एच बॉन्ड 80 एडेनिन और थाइमिन वो है 1.0 किलो कैलोरी, ग्वानिन और साइटोसिन उसका दिया हुआ है 1.5 किलो कैलोरी एंड एयू का दिया हुआ है 1.25 किलो कैलोरी। इग्नोर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप्स। और पूछा है स्टैंडर्ड को सेपरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन इजी है, लैंग्वेज में उलझा रहा है। देखिए आप इधर, डीएनए में होता क्या है, पहले तो इस कंसेप्ट को समझें। डीएनए में होता क्या है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन ये चार बेस काम में आते हैं। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल एच बॉन्ड। और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल एच बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल एच बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसमें देखो, एडेनिन किससे जुड़ा? एडेनिन किससे जुड़ा? थाइमिन से। थाइमिन किससे जुड़ा? एडेनिन से। एडेनिन किससे जुड़ा? थाइमिन से। थाइमिन किससे जुड़ा? एडेनिन से। एडेनिन किससे जुड़ा? थाइमिन से। एडेनिन किससे जुड़ा? थाइमिन से। थाइमिन किससे जुड़ा? एडेनिन से। तो एडेनिन थाइमिन का पेयर या थाइमिन एडेनिन का पेयर, ये कितने पेयर आ गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 पेयर है और एक पेयर के बीच में एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, टोटल 7 पेयर बने हैं और एक पेयर के बीच में दो बॉन्ड है, तो टोटल ये एडेनिन थाइमिन वाले 14 एच बॉन्ड है। कितने हैं? 14 एच बॉन्ड है टोटल। अब ग्वानिन साइटोसिन से, ग्वानिन साइटोसिन से 1 2 3 4 5 और 6। ग्वानिन साइटोसिन के ट्रिपल बॉन्ड वाले या साइटोसिन ग्वानिन से ये कितने आपके पास कितने पेयर आए? 6 पेयर आए। अब एक ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कितना बॉन्ड है? 3। तो 6 पेयर में टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 18 एच बॉन्ड हो जाएंगे। भाई यहां हो जाएगा 6 इंटू 3 और यहां हो जाएगा 7 इंटू 2, 14 एच बॉन्ड और 18 एच बॉन्ड। अब ग्वानिन साइटोसिन को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो ग्वानिन साइटोसिन के पेयर को सेपरेट करने के लिए 1.5 किलो कैलोरी। तो यहां तो हो जाएगा 18 इंटू 1.5 प्लस एडेनिन थाइमिन के लिए कितनी दी हुई है? 1। टोटल पेयर कितने हैं? 14 इंटू 1। इनका एडिशन करेंगे, यहां भी लिखा है टोटल एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ऑफ 80 इंटू 2, क्योंकि दो बॉन्ड होते हैं, इक्वल टू ए डबल टी पेयर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ जीसी थीन ट्रिपल बॉन्ड पेयर, तो यहां 1 2 7 ये आ गया 14, ये वाला 14 आ गया यहाँ पे 1.53 इंटू ये 18 हो गया, 1.5 ये आ गया। इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 41 किलो कैलोरी पर मोल। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, बस केवल समझने का फेर है और जेई ने पहली बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आगे वाला कंपाउंड है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6O3 गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसका मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट का मतलब कौन सा ग्रुप है भैया? फिनोलिक ग्रुप है कंपाउंड में। साथ में बोला डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो इस पे 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो ये वाला OH OH OH, एक ये बन सकता था OH OH OH, और एक ये बन सकता था OH OH OH। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये नहीं हो सकता। वो बोल रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर जो आएगी वो ये वाली आएगी, ये वाला पी कंपाउंड होगा। द कंपाउंड पी रिएक्ट विद 3 इक्विवेलेंट NH2OH प्रोड्यूस ऑक्सिन। अब ऑक्सिन कौन बनाता है? ऑक्सिन की रिएक्शन क्या है?
C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन हम H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो ये H2 बाहर होता है और यहां पे अपने पास ऑक्सीजन बनता है। बट इसमें तो CO ग्रुप है ही नहीं। बट मैं बता दूं ये कंपाउंड टोटोमराइज होगा और टोटोमराइज होगा तो इसका CO ग्रुप जनरेट हो जाएगा। ऐसे देखो ये वाला कंपाउंड है और ये कंपाउंड टोटोमराइज हुआ तो ये वाला कंपाउंड बना। ठीक है, टोटोमराइज इनोल से कीटो, ये यहां से ये यहां से 50% इसका एग्जिस्टेंस रहता है, 50% इसका एग्जिस्टेंस रहता है। ऐसे ये इनोल से कीटो बना लो, इसमें भी इनोल से कीटो बना लो, ये बनेगा। इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराओगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, फिर ऑक्सिन बनने के बाद ये तो एक कंडीशन होगी, ऑक्सिन बन गया। फिर वो बोल रहा है कि पी की रिएक्शन करवानी है मिथाइल आयोडाइड से। ठीक है, इसकी रिएक्शन नहीं करवानी, ये पी की करवानी है। पी ये वाला कंपाउंड है, ये पी है अपना, इसकी मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराऊंगा बेस की प्रेजेंस में। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगा है यहां पे कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H निकलेगा और CH3I पे यहां अटैक करके इसको क्या करेगा, बाहर करेगा। और ये 6 टाइम रिएक्शन होगी क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ है 6 टाइम रिएक्शन। तो ये यहां दोनों H CH3 से रिप्लेस हो जाएंगे, ये दोनों H भी CH3 से रिप्लेस हो जाएंगे और ये दोनों भी रिप्लेस हो जाएंगे और फाइनली कंपाउंड बनेगा ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है ग्रिग्नार रिएजेंट से, CH3CH CH2 CH3 MgBr। और जब ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन होगी तो ग्रिग्नार रिएजेंट आपको पता ही है, ये CH2 माइनस यहां अटैक करेगा और ये यहां से तो यहां OH हो जाएगा, इधर ये ग्रुप जुड़ जाएगा, इधर ये ग्रुप जुड़ जाएगा, इधर ये ग्रुप जुड़ जाएगा। अब हमसे पूछे हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर में पूछा है कि मिथाइल ग्रुप कितने होंगे। तो मिथाइल ग्रुप की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 है। 12 आंसर आने वाला है। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन है। फिर इसी पे सेक्शन 4 की बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C9H18O2, ये फॉर्मूला दिया हुआ है कंपाउंड का, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है। इसका मतलब कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड आल्सो शो पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट, साथ में वो आइडोफोम टेस्ट भी शो कर रहा है। P on ozonolysis followed by treatment with H2O2 give Q and R, while compound Q show positive iodoform test और compound R does not give positive iodoform test. Q and R on oxidation with pyridinium chlorochromate, PCC क्या करता है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। इसका मतलब इसमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में, तभी ये पीसीसी काम में ले रहा है। फिर हीट किया है तो S और T बनते हैं रेस्पेक्टिवली। बोथ S एंड T शो पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट, S और T जो बनेंगे वो पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देंगे। कंप्लीट कोपोलिमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ Q एंड 500 मोल ऑफ R गिव 1 मोल ऑफ सिंगल एसाइक्लिक कोपोलिमर U। और आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले पैराग्राफ को सोल्व करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन से जो स्ट्रक्चर आएगी वो ये वाली आएगी। ये वाला कंपाउंड P है और ये डबल बॉन्ड इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, और ये यहां से इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से आ रहा है पॉजिटिव हेलोफोम टेस्ट। यहां से ये इस बात का कंफर्मेशन मिला है कि ये पॉजिटिव हेलोफोम टेस्ट आ रहा है। उसके बाद यहां पे करवाया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या करवाया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाया है। तो ये यहां से टूटेगा और यहां एल्डिहाइड बनेगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, यहां वाला एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से आपके पास ये बन जाएंगे। अब इसमें से Q को बोला था कि Q पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देगा, ये वाला वो स्केलेटन है। R नहीं देगा तो ये नेगेटिव आइडोफोम टेस्ट। पीसीसी में ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोनिल में, ये एल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोनिल में। अब देखो इधर ये अल्फा और ये बीटा, इधर से ये अल्फा और ये बीटा, ये भी क्या है, बीटा कीटो एसिड है और ये भी क्या है, बीटा कीटो एसिड है। और बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो CO2 क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन होगा
और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ये वाला SOT। अब ये भी हेलो फॉर्म देगा और ये भी हेलो फॉर्म देगा। ये हमने पैराग्राफ को सोल्व करके लाए हैं, तब ये बना है। Q और R अपने पास ये बने हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, उस क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन में हमसे पूछा था सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S एंड T। S और T में ऑक्सीजन एटम का सम कितना है, तो S में भी एक ऑक्सीजन है और T में भी एक ऑक्सीजन है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2 इज ए करेक्ट आंसर। जो 2 आंसर आएगा वो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। बात क्लियर? 2 करेक्ट आंसर आएगा। अब इसी के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन जो पूछा है, सेम पैराग्राफ दिया है और फिर क्वेश्चन पूछा है द मोलिकुलर वेट ऑफ U। तो U क्या बनवाया था हमसे, U बोला था कि U हमसे बोला था, U क्या बोला था, ये बोला था कि Q और R का अगर हम कोपोलिमराइजेशन करवाएं तो एसाइक्लिक पॉलीमर बनता है। तो देखो ये वाला Q था और ये वाला R था, यही था। ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड हो गया और ये बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड हो गया। इनका कोपोलिमराइजेशन करवाएंगे तो यहां से कोपोलिमराइजेशन करवाएंगे तो आप देखो ये CH3 और ये OH और ये CH2 और ये COH, ये हो गया ब्यूटारिक एसिड। और इधर अगर हम बात करूंगा ये OH, ये कार्बन और ये इथाइल और ये CH2COH, और यहां से ये पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये H2 यहां से क्या हुआ है, बाहर हुआ है, तब जाके हमारे पास ये पॉलीमर बनेगा। इधर से OH जाएगा और इधर से H जाएगा कंप्लीटली। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सिंगल एसाइक्लिक पॉलीमर हमारे पास बना है, जो को हमने क्या बोला है, U बोला है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया वो उसको वापस से रीड करके आते हैं एक बार। ये बोला है कि कंप्लीट कोपोलिमराइजेशन ऑफ 5 मोल ऑफ Q और 5 मोल ऑफ R गिव 1 मोल। तो यहां पे अगर हम बात करें कि इसके भी कितने मोल है, 500 मोल है, और इसके भी कितने मोल है, 500 मोल है। अब हमें पता है कि जब दोनों मिलेंगे तो H2O बाहर होगा, ये PHB भी बन गया, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक वेलेरेट पॉलीमर बन गया। तो मोलिकुलर वेट ऑफ U का मोलिकुलर वेट कितना आएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, तो इसका जो वेट आएगा वो आएगा 104, 500 यूनिट लिए, 118, 500, इसका मोलिकुलर वेट हो गया 104, इसका मोलिकुलर वेट हो गया 118, 500 यूनिट लिए, माइनस 18 इंटू 99, क्योंकि हमें पता है कि जब ये पॉलीमराइजेशन होगा तो H2 के मोलिक्यूल बाहर आएंगे। कितने H2 के मोलिक्यूल बाहर आएंगे, 2 को मिलने से 2 यूनिट को मिलाता हूं, 2 यूनिट को मिलाता तो 1 H2 बाहर आएगा, 3 को मिलाऊंगा तो 2 आएंगे, और अगर 1000 को मिलाऊंगा तो हमारे पास कितने H2 बाहर आएंगे, 999 H2 बाहर आएंगे। वापस सुन लें, टोटल यूनिट कितनी हो गई, 100 हो गई, 100 हो गई। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 को मिला रहा हूं तो 1 H2 बाहर हो रहा है, 2 से 1 H2 बाहर होगा, 3 से 2 H2 बाहर होंगे, 4 से 3 H2 बाहर होंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं 1000 से बात करूंगा तो कितने होंगे, 999 H2 बाहर होंगे, और 1 H2 का मोलिक्यूलर वेट कितना है, 18। इन सबको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा 93,018, ये वाला 93018 ग्राम आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन ही है, बट मोल कंसेप्ट से कनेक्ट करने का ट्रेंड चला है जेईई में पिछले 3-4 साल से, उसके अकॉर्डिंग यहां अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये था जेईई एडवांस 2024 में सेकंड पेपर के ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन। पेपर सेकंड जेईई मेन 2024 में इनऑर्गेनिक कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं देखते हैं। द कंपाउंड हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज, बेटा पेरोक्साइड लिंकेज पता करने का सीधा से एक तरीका है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है, नॉर्मल मतलब मैक्सिमम जितनी हो सकती है उससे ज्यादा मिल रही है तो उसमें पेरोक्सी लिंकेज होगी। इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएं HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OS डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, इसमें कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, इसमें नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है तो इसमें पेरोक्सी लिंकेज अपने पास है। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, पेरोक्सी लिंकेज इसमें है। इसमें बात करें, इसमें पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर अलग ही है, आती है।
जबकि इसमें नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है प्रॉक्सी लिंकेज जिसमें है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा बी एंड डी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर भी अपने दे रखी है, ठीक है। प्रॉक्सी लिंकेज अपने को कहां मिल गई, यहां मिल गई और यहां प्रॉक्सी लिंकेज अपने को मिल गई। नेक्स्ट बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए बात कर रहे हैं बेटा। टेट्राहेड्रल देखिए P4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यहां बात करें, यहां +1 में D10 हो गया, D10 आते ही मान लेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी sp3 2 नंबर। नेक्स्ट बात करें, इसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यहां भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई अपने पास, ठीक है। यहां बात करेंगे, यहां CO NO+ में है तो ये किसमें होगी, माइनस में होगी। यहां भी क्या बन जाएगा, D10 बन जाएगा। यहां भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो अपने पास आंसर आ गया 1, 2 और 3 एंड 4, 0, 4 अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड के जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, फेरी बोल रहा है बेटा, तो K3FeCN का होल 6 है। सॉल्ट से वैसे ये इक्वेशन कि जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें एक संकुल P बनता है। पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, Ki मिलाया बेटा, यहां ये अपचायक की तरह बात का रिड्यूसिंग एजेंट है और Fe यहां पर क्या है, +3 में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट साथ साथ नहीं रहते। यहां पर क्या बन जाएगा अपने पास I2 + K4FeCN का होल 6 बन जाएगा। वैसे ये रिएक्शन आगे दे रखी है अपने को, देख लेते हैं। Ki + 2K3FeCN का होल 6 Ki2 + 2K4FeCN का होल 6 बनता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएं, K4FeCN के होल 6, जिंक का टेस्ट भी है Zn+2 का, तो अपने पास K2Zn का होल थ्राइस FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस मिल जाता है। तो अपन देखते हैं पूछा क्या है अपने को, कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ P पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड, कि P बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है अपने पास, ठीक है, जिसमें एक संकुल P बनता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है अपने पास, कौन से वाला, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है। इसके 2 मोल बनाने हैं तो अपने कितने Ki चाहिए, कितने, 2 चाहिए, अपने आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, 17 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, 17 नंबर का, नंबर ऑफ जिंक आयन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल फॉर्मूला Q। Q फॉर्मूला अपने पास कौन सा बना है बेटा, Q फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला Q बन गया अपने पास। इसमें जिंक कितने हैं बेटा, अपने पास 3 मोल जिंक है, 3 जिंक के आइटम है, ठीक है। अपने पास यहां आंसर आ जाएगा 0, 3, ठीक है। ये अपने सेकंड पेपर में आए हुए थे क्वेश्चन है। नेक्स्ट मिलते हैं हम, थैंक यू।